सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायो भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक तरह का डीमालिनेटिंग डिजीज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं थोड़ा स्क्रीन पे दिखा के फिर आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग को समझ आएगा कि ये बीमारी है क्या, इसको किस तरह से समझना चाहिए, क्या चिकित्सा करना चाहिए, ये सब विस्तार से आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डीमालिनेशन डिजीज, अपना जो नर्व फाइबर होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें कोटिंग होता है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, और वो किसी कारण से उसमें स्कार हो गया, कट गया, छिल गया, तो उसको हम बोलते हैं डीमालिनेशन। अब यही चीज बहुत जगह हुआ शरीर में, ब्रेन में भी हो गया, वहां पे पिया मैटर, एरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर, ये सब होता है जो कवरिंग होता है ब्रेन का, वहां पर भी ऐसे स्कार हो गया या लीजन हो गया, या फिर नर्व में कहीं पर भी हो गया। तो ये डीमालिनेशन का मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल, एक जगह नहीं होता है, बहुत जगह होता है। इसको हम एमएस भी बोलते हैं मॉडर्न भाषा में। और आयुर्वेद में क्या बोलते हैं और आयुर्वेद में क्या चिकित्सा करते हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला, डिजनरेटिव मतलब जहां डिजनरेशन हो रहा है, शीर्यते तत् शरीरम, शरीर डैमेज हो रहा है, अलग अलग नर्व जो है वो डैमेज हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? वायु की वजह से, वायु की वजह से, या और वायु ही यहाँ पे जो है, वायु यंत्र तंत्र धरा, वो वायु विकृत है, वृक्षता की वजह से सुखा रहा है, डैमेज कर रहा है। तो हमें ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज ऐसा माना जाता है। यहाँ पे नर्व फाइबर जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर रहते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके नर्व फाइबर ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। तो ये जो माइलिन शीथ होता है, नर्व का माइलिन शीथ होता है जो नर्व फाइबर को कवरिंग करता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक वायर है, हमारा लैपटॉप का वायर है, इसमें कवरिंग होता है। उसको अगर माइलिन शीथ कवर कर रहा है, तो हम लोग जैसे वायर का हम लोग इंसुलेशन होता है, कवरिंग होता है, तो हमको करंट नहीं लगता है। वैसे ही जो सिग्नल आ रहा है, अब वो सिग्नल जो है वो माइक्रो वोल्ट में रहता है, बहुत कम रहता है, माइक्रो एम्पियर में रहता है, तो वो जो है वो इधर उधर नहीं जाता। जब ये स्कार हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट जैसे होने लगते हैं। तो इसमें या तो पार्शियली माइलिन शीथ का डैमेज होगा, या फिर कंप्लीटली स्कार होगा, ऐसे जख्म होगा जिससे प्लेक होगा या लीजन्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो माइलिन शीथ जो रहता है वो एक तरह से फैट का, मतलब जो हम लोग मेद धातु बोलते हैं उससे बना हुआ रहता है। और मेद हमारे शरीर में क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हर चीज को वो प्रोटेक्ट करता है। तो एक मेद चीज से बना हुआ है जो हमारे मज्जा के तंतु हैं, जो वात वाहिनी है, उनको वो प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो इंसुलेशन किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और फिर क्या होता है कि जब डैमेज होता है तो जो मैसेज आ रहा है नर्व फाइबर से वो या तो स्लो हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के जमाने में लाइट लो ये होता था, वोल्टेज का लाइट होता था, क्योंकि वहां पे करंट पास नहीं हो पाता था, बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंस होते थे। इसी तरह से यहाँ पे
जो मैसेजेस आ रहे हैं वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड हो रहे हैं। जितना करंट आ रहा है वो स्कैटर्ड हो रहा है, क्योंकि वहां बीच बीच में रुकावट है, और उसकी वजह से मैसेजेस ठीक से नहीं आते हैं, या मैसेज आ ही नहीं पाते हैं। ऐसा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में रहता है। तो ये शरीर को नुकसान नहीं करता है, और वो मृत्यु भी नहीं लाता है कि पेशेंट को डेथ हो रही है। लेकिन इसमें इंसान जिएगा, ऐसा नहीं है कि डेथ होगी, इंसान जिएगा। लेकिन इसमें दूसरी बीमारियों से मर सकता है, जैसे हार्ट डिजीज। अगर हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नर्व का कंडक्शन जो भी मिलना चाहिए हार्ट को, पैरासिम्पेथेटिक सिंपैथेटिक जो नर्वस कंडक्शन वो नहीं मिल पा रहा है, तो हार्ट डिजीज हो सकता है। या कैंसर हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, और उसके साथ कैंसर हो गया। कैंसर इसकी वजह से नहीं हो गया, लेकिन कैंसर अगर हो गया तो उसकी वजह से होता है। या स्ट्रोक हो गया, उसकी वजह से मर गया। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डायरेक्ट ऐसा कभी भी नहीं पाया गया है कि इंसान की डेथ होती है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना, यह मॉडर्न साइंस में, अगर आप हचिंसन ये देखेंगे, डेविडसन देखेंगे, एबीसी ऑफ मेडिसिन देखेंगे, या हैरिसन का जो इंटरनल मेडिसिन का किताब देखेंगे, उसमें 4 टाइप का मल्टीपल स्क्लेरोसिस बताया गया है, उनकी कैटेगरी की गई है। और मैं मॉडर्न का अनुक्त व्याधि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमें दिखते हैं। हम आयुर्वेद में देखेंगे कि ये क्या है, तो ऐसा नाम करके, ऐसा नाम से कोई भी व्याधि नहीं बोला, लेकिन हम को रिलेट करते हैं कि कौन सी व्याधि इसके तरफ जा रही है, वो हम बात आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता है कि बिनाइंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे इसमें नर्व जो रहते हैं, बहुत माइन्यूट में नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसका हम ट्रीटमेंट करें तो ये रिकवरी भी हो जाता है। खान पान पे ध्यान दें और रेस्ट करें तो ये ठीक भी हो जाता है। दूसरा होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें 12% केसेस जो रहते हैं वो होते हैं, और इसमें रिलैप्स भी होता है, रेमिशन भी होता है। और इसमें कुछ टाइम के बाद केसेस खराब होने लगते हैं। शुरुआत में ये ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। फिर, और इसको डायग्नोज करने का भी मेथड है, आज के जमाने में मशीनें हैं। वो क्या है टेक्नोलॉजी, वो मैं बताऊंगा। तो प्रोग्रेसिव प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये ठीक भी होता है, फिर आ जाता है, फिर ठीक होता है, फिर आ जाता है, और बहुत लॉन्ग टर्म में रहा तो ये डैमेज करता है। इसी तरह से एक होता है रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये कॉमन आजकल पाया जाता है। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स रहते हैं, तो फिर वो ठीक भी हो जाता है खान पान से, फिर से वो खराब होता है, फिर ठीक होता है। मतलब बॉडी चाहती है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन इसका कॉज मॉडर्न साइंस को नहीं पता चला है कि ये होता क्यों है। इसका उत्तर आयुर्वेद में है। हेतु सेवन जब ज्यादा बढ़ जाता है, काम शोक भयाद वायु, वेगावरोध हो गया, विरुद्धासन हो गया, वात प्रकोपक आहार विहार सब हो गए, तो ये बढ़ भी जाता है। तो अभी ये क्या है कि रिलैप्स और रेमिशन जो है, मतलब होना और ठीक होना, ये कितने दिन में होता है, तो कभी कभी दिनों में होता है, कभी कभी हफ्तों में होता है, कभी कभी महीनों में होता है, और ये माइल्ड टू सीवियर होता है। चौथा टाइप का जो है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें जो रहता है ये ठीक होता है, फिर खराब होता है, फिर ठीक होता है, फिर खराब होता है, ऐसे करके 10 साल लग जाते हैं सेकेंडरी टाइप में कन्वर्ट होने में। और इसमें क्या होता है कि ये दिन ब दिन खराब होते जाता है। इंसान फिर उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और फिर वो बेड रिडन हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेज वाला है। लेकिन लेकिन ये है कि ये इसमें इंसान मरेगा नहीं, इंसान जिएगा, लेकिन उसके मूवमेंट नहीं हो पाएंगे। जो भी उसका कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन, वो नहीं होने से उसके वो स्मूथली वो काम वाम नहीं कर सकता है। तो अभी ये साइन सिम्टम्स देखेंगे तो हर पेशेंट में, पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। तो ज्यादातर क्या सिम्टम दिखते हैं, एक सॉरी, ज्यादातर क्या सिम्टम दिखते हैं, तो पेशेंट को वर्टाइगो आ रहा है, डिजीनेस आ रहा है, जैसे तंद्रा आ रही है, या भ्रम हो रहा है, या फिर उसको थकावट आ रही है, उसको वीकनेस आ रही है, उसको बोलने में स्लर्ड स्पीच हो रहा है, उसको बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, वो उठ के चलना फिरना बैठना, ये जितने नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें गड़बड़ हो रही है। फिर कभी कभी ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है, यूरिन आ नहीं रहा, यूरिन निकल नहीं पा रहा है, ब्लैडर फुल हो गया है, निकाल नहीं पा रहे हैं। या फिर बॉवल प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि यह पित्त धर अगला से मज्जा धर अगला, ये आयुर्वेद मानता है। लेकिन एलोपैथी के हिसाब से नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो बॉयल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, गैस प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर नमनेस होता है। फिर उसके बाद में
सुइयां चुभोने की तरह टिंगलिंग होता है, जैसे चींटियां काट रही है हाथ में पैर में, ट्रिकलिंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है। कभी कभी विजन लॉस होता है, कभी कभी डिप्लोपिया, डबल डबल विजन होते हैं, कभी कभी ट्रेमर्स आते हैं, मतलब कंपन होने लगता है, डिप्रेशन आता है, कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मतलब पेनिस में इरेक्शन ही नहीं होता है। इस तरह के अलग अलग तरह के अटैक आते हैं, ठीक भी होते हैं फिर खराब होते हैं, फिर ठीक होते हैं फिर खराब होते हैं। लेकिन एलोपैथी साइंस में इसका परमानेंट क्योर नहीं है। कभी कभी ऑप्टिक नर्व में लीजन हो गया, अभी नर्व में है तो माइलिन शीथ तो पूरे बॉडी में है, शरीर में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि माइलिन शीथ मतलब नर्व नहीं है, हर जगह नर्व है। केवल हमारे नाखून में वो ब्लड सप्लाई नहीं है, नर्व का सप्लाई जो आगे का भाग है, बालों में नहीं है। बाकी सब जगह जहां जहां संवेदना है वहां वहां नर्व का कंडक्शन होता है, नर्व है, एकदम बारीक बारीक भी है। वहां का माइलिन शीथ खराब होगा तो ऑप्टिक नर्व का अगर होगा, ऑप्टिक लीजन होगा तो दिखाई देने में तकलीफ होने लगती है। अगर ब्रेन स्टेप में होगा तो डबल विजन होगा या फिर ब्लड विजन होगा। स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो फिर उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में तकलीफ होगा, बैलेंस में प्रॉब्लम होगा। और अलग अलग ब्रेन की जगह में भी अगर होता है, जैसे कि सेरेब्रम में होगा या सेरेबेलम में होगा, तो बैलेंस प्रॉब्लम होगा, स्पीच प्रॉब्लम होगा, बोलने में तकलीफ होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, ट्रेमर्स आएंगे, ऐसे इंसान कंपन करने लगता है, हाथ शिवरिंग होने लगता है। अगर मोटर नर्व ट्रैक्ट जो है, अपर मोटर नर्व और लोअर मोटर नर्व, उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आएगा, स्पास्टिसिटी आएगा, मतलब शरीर अकड़ जाता है मसल्स में, पैरालिसिस हो सकता है, विजन प्रॉब्लम होता है, ब्लैडर प्रॉब्लम होता है, बॉवल प्रॉब्लम होता है। सेंसरी नर्व में अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि सेंसेशन अल्टर्ड रहेगा, कभी पता चलेगा कभी नहीं पता चलेगा, ठंडी गर्मी पता नहीं चलेगा, सुई चुभो रहे हैं, उष्णता या कुछ भी ऐसे, कभी पता चलेगा कभी नहीं पता चलेगा, नमनेस आएगा, बाध्यता आएगी, सुई चुभो रहे हैं, सब प्रिकलिंग होगा, फिर बर्निंग सेंसेशन कंटिन्यू रहेगा, अगर सेंसरी नर्व में अगर ये हो रहा है तो इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट है। तो आई एग्जामिनेशन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से और सब चेक करते हैं, तो प्यूपिल्स का एक्टिविटी कैसा है, विजुअल विजुअल एक्यूटी कैसा है वो देखते हैं हम लोग, तो वो कम हो रहा है। फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि आई मूवमेंट किस तरह से हो रहा है वो हम देखते हैं। इस तरह से मसल स्ट्रेंथ देखना है तो मसल्स में कड़कपना आ रहा है, स्पास्टिसिटी हो रहा है, मतलब स्तंभ हो रहा है मांसपेशियों में, अकड़ रहा है या वीकनेस आ रही है, हाथ पैर के मसल सूख रहे हैं, ऐसा होने लगता है। कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि फिंगर से नोज टेस्ट होता है, ऐसे हम लोग जैसे नाक देख रहे हैं या फिंगर्स देख रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो दिख रहा है कि नहीं आंखों का, या फिर हम बोलेंगे कि हाथ उठाइए, फिंगर को करिए, या फिर नाक सिकुड़िए। अलग अलग टेस्ट होते हैं, उससे हमें पता चलता है। सेंसरी डिस्टरबेंसेस चेक किया जाता है, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, तो झटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये देखते हैं, स्पीच पैटर्न कैसे है वो देखते हैं। इसके लिए और भी चीजें हैं, तो पेट स्कैन जो रहता है, पीईटी, पेट स्कैन करते हैं, उससे नर्व का हमें हर चीज दिखाई देती है, बहुत ही आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, एक एक नर्व हमें दिखता है, पेट स्कैन करके देखते हैं, एमआरआई करके देखते हैं ब्रेन का या पूरे बॉडी का, तो वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का आ गया एमआरआई। फिर ईएमजी रहता है, इलेक्ट्रो ये जो रहता है ईएमजी, मसल्स का जो ग्राफ रहता है, मसल्स का क्या स्पास्टिसिटी है, मसल्स में नर्व कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, वो देखते हैं, एनसीएस वो देखते हैं, ईएमजी देखते हैं, फिर कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, ईएसआर देखते हैं, लंबर पंक्चर करके सीएसएफ का एनालिसिस करता है कि सीएसएफ में इंफ्लेमेशन हुआ है क्या, सेर्बोस्पाइनल फ्लूइड में हुआ है क्या, ये देखते हैं। तो अब इस पे हम आयुर्वेदिक व्यू देखते हैं। एलोपैथी में तो केवल फिजियोथेरेपी कराया जाता है, खाने पीने का ध्यान दिया जाता है, बस वही इलाज है, या स्टेरॉइड्स दिया जाता है, लेकिन इसका या फिजियोथेरेपी ही कराया जाता है, बाकी इसका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है। ऑटोइम्यून डिजीज है और जो सिम्टम्स होंगे उसका सिम्टोमेटिकली इलाज होगा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है इसका। इस इस तरह के पेशेंट आप लोगों ने, कंचन मैडम आपने देखे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट? जी सर, प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और ये बीमारी देखी जाती है, बहुत कॉमन तो नहीं देखी जाती है, पर अभी अभी पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर इसके, और मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं इसके।
और जैसे आपने बताया बिल्कुल, ये नाम में ही इसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके ही पेशेंट आता है। और मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं वो डायग्नोस्ड केसेस ही रही है, क्योंकि अर्ली फेज में मुझे लगता है कि पेशेंट को शायद वो सिम्टम वाइज ही ट्रीट होते हैं, और एलोपैथी में कभी भी दिनचर्या है या ऋतुचर्या है ये उनको समझाया भी नहीं जाता है। और इसीलिए हमें, मुझे लगता है जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने हमारी डेली रूटीन, जैसे कि दिनचर्या बोला जाता है, ऋतुचर्या बोला जाता है, और सदरुत का पालन है, इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैंने जितने भी पेशेंट ये देखे हैं इनमें स्ट्रेस भी देखा है मैंने। फर्स्ट फैक्टर जो रहा है उनका स्ट्रेस ही रहा है, और वो फिर धीरे धीरे करके वो हर एक चीज बढ़ती जाती है उनके बॉडी में, हाँ सिम्टम्स वाइज हमें दिखती जाती है, पर हमें ये नहीं पता चलता है कि फिर ये एक्चुअली डिसीज क्या है। पर जितने भी सारे टेस्ट आपने बताया है वो जरूर करके देखने चाहिए। बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर पेशेंट लेके आ रहा है तो उसके हर एक टेस्ट होने चाहिए, पर आजकल के टेस्ट इतने महंगे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता है। तो जो एटलीस्ट पर्सन कर पा रहा है तो उसके टेस्ट करके देखे तो हमें ये बीमारी पता चलती है। और मोस्टली डायग्नोस्ड केसेस ये आती है आयुर्वेद के पास, और जहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है ऐसी ही केसेस हमारे पास आती है। तो हाँ हाँ, यहाँ पे ये बहुत ही मतलब जैसे आपने बोला कि मसल में वीकनेस है, मसल लॉस भी दिखता है इसमें। बहुत बार पेशेंट चक्कर आ रहा है उठते समय, पोजिशनल उनकी वर्टिगो दिखता है, खाने पीने में इच्छा नहीं होती है उनकी, बहुत पेल सा, मतलब ऐसे लगता है कि एकदम से पेल भी दिखता है, चेहरे पे बहुत सारा स्ट्रेस दिखता है उसके। एक पेशेंट तो मेरा बिल्कुल काठी लेके आता था हमेशा, हार्डली वो 40 एज का था, पर वो खुद को ऐसे बिहेव करता था कि मैं 80 इयर्स का हूँ। और एक जो फीमेल थी वो हमेशा आती थी तो एक ही कंप्लेंट करती थी कि हाथ में जैसे बहुत सारी झंझनाहट हो रही है, और सब दोनों को भी पता था कि उनकी बीमारी क्या है। मतलब वो बीमारी, और इतना सारा ये बीमारी के बारे में वो सर्च करते हैं ना, फिर उनको पता चल जाता है कि बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो उसमें भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस लेना और स्टार्ट करते हैं कि ये बीमारी ठीक ही नहीं होने वाली, कोई इलाज ही नहीं है। पर हम आयुर्वेद में बहुत सारा इलाज है, हम इसे जरूर रोक सकते हैं, पेशेंट पूरा ठीक भी हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद होके वो जितने भी पेशेंट मैंने देखे हैं उनमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट देखी है। 6-6 महीने के बाद हमें बहुत अच्छी रिजल्ट दिखने लगती है। पर पेशेंट में उतना पेशेंस ही नहीं रहता है, उनको लगता है कि 1 महीने में ही ठीक कर दो, पर ऐसे होता नहीं है। बहुत पेशेंस के साथ हमें बिल्कुल हर चीज को समझाते हुए, निदान परिवर्जन करते हुए, ऋतुचर्या का पालन करते हुए और दिनचर्या का पालन करते हुए, सदरुत का पालन करते हुए हमें पेशेंट को बिल्कुल, बहुत सारी दवाई है जो कि पहले सर बताएंगे अभी, और फिर बाद में मैं थोड़ा उसमें ऐड ऑन करूंगी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये बीमारी में जैसे स्किन प्रॉब्लम भी दिखेगी आपको, हेयर लॉस भी दिखेगा, 40 साल की उम्र में उनका पूरा बाल उड़ा हुआ, क्योंकि नर्व्स हर एक जगह पे है, जैसे सर ने अभी बताया कि नर्व्स हर जगह पे है। तो उसकी जो शीट है उसमें अगर डिजनरेशन हो रहा है, मतलब पूरे बॉडी में डिजनरेशन होने वाला है। क्योंकि नर्व की कंडक्शन के बगैर हमारे बॉडी में कुछ चीजें होती ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम लेके ही पेशेंट आता है, इतना ध्यान रखिए, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके ही पेशेंट आता है। जी सर। और आप लोग को याद होगा एक एमबीबीएस डॉक्टर आए थे, पिताजी और बच्चा, और उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, आयुष दर्पण पे आए थे आज से 2-3 साल पहले, आयुष दर्पण पे। जी सर, मुझे अभी भी याद है आप ट्रीट कर रहे थे उनको। हाँ, और तो वो ठीक हो गए, आयुर्वेद से ही ठीक हुए। क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है, एलोपैथी में ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं और बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल डेथ, एक बार सेल डेथ हो गया तो हो गया, उसका अब क्योर नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है कि हम मज्जा धातु को नया बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग को आइडिया आएगा, फिर आप लोग सोच सोच के बताइए कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ, मेरे आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, और उन्हीं के ज्ञान से मैंने सब चीजें सीखी है, ट्रीटमेंट किया है, रिजल्ट आया है, आप लोगों को भी दिखाया है। जिन लोगों ने देखा है वो डॉक्टर को कि वो ठीक हो रहे थे, तो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम, वो एक चेक होता है, टेस्ट होता है मसल्स का कैसा डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, तो इसमें आयुर्वेदिक व्यू अगर हम देखें तो धात्वग्नि जो है वो बहुत ही मंद हुई रहती है, जाठराग्नि मंद हुई रहती है, और बात का प्रकोप हुआ रहता है, धातु क्षय बहुत ज्यादा रहता है।
और मज्जा धातु जो है इसमें खासकर इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि जितना भी मज्जा के ये है बात वाहिनियां सब खराब हुई रहती है, ग्रहणी दृष्टि भी हुई रहती है। मज्जा धातु को अगर हम लोग देखें तो ये कफ का स्थान बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे डीमालिनेशन का मतलब है कि वायु की वृद्धि और कफ का क्षय और मज्जा धातु का क्षय, ऐसा होता है। कभी कभी धातु पाक की अवस्था रहती है, कभी कभी कफ क्षय के लक्षण रहते हैं, और ओज दुष्टि इसमें रहती है। तो हमें ऐसा पता चलता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा ये मास्टरबेशन कर रहा है, बहुत ज्यादा हस्त मैथुन कर रहा है, और शुक्र का क्षय होगा तो फिर वो मज्जा पे अफेक्ट करेगा, ऐसा हमें दिखता है हिस्ट्री में। तो धातुशय का मतलब ये है, और एनालिसिस किया कि धातुशय मतलब क्या है, कि वात का प्रकोप है, उसके साथ में पित्त का भी प्रकोप है, क्योंकि पित्त ही बढ़ रहा है वहां पे। जब वायु बढ़ रहा है तो पित्त भी बढ़ रहा है, और वो धातु पाक कर रहा है या फिर धातु क्षय कर रहा है। तो हमें चिकित्सा देनी है तो वात और पित्त, इसको शमन करने की चिकित्सा और बृहण चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा के कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे सर ने बताए, कि पहले धात्वग्नि को अच्छा करना है। धातुगत ज्वर होता है कभी कभी, विषम ज्वर नहीं, विषम ज्वर सतत संतत तृतीयक अन्य दुख चतुर्थक ये तो है ही, लेकिन चरक संहिता में आप देखेंगे तो रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, अस्थिगत ज्वर, ये जो ज्वर है, शुक्रगत ज्वर, असाध्य बोला है। तो जब धातुओं में ज्यादा दोष प्रकोपित होकर ज्वर आता है तो वो देखना चाहिए और उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। कि रसगत, अब इसमें विषम ज्वर अलग है, विषम ज्वर में दोष अल्प रहते हैं, लेकिन धातुगत ज्वर ज्यादा मात्रा में वो रहता है, पावरफुल रहता है। तो धातुगत ज्वर में जैसे बस्ती बताया है, विरेचन बताया है, वो चिकित्सा करनी चाहिए। इसी तरह से कभी कभी सन्निपात ज्वर वो हुआ रहता है और उसको सप्रेस किया रहता है, ज्यादा नहीं है सन्निपात लेकिन थोड़ा है, तीनों दोषों की दृष्टि वाला ज्वर होता है। इसी तरह से इसमें हमें तिक्त और कटु रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे तिक्तक, क्षीर बस्ती वगैरह, तो वो मज्जा धातु को अच्छा करती है, और वो ज्वर की जो वजह से डैमेज हुआ है उसको भी रिपेयर करती है। फिर इसमें आवरण जन्य भी संप्राप्ति होती है, तो वो भी देखना पड़ता है हमें, जैसे मज्जावृत वात, या फिर मतलब आवरण वाला जो रहते हैं, परस्पर वायु के आवरण रहते हैं, जैसे प्राणावृत व्यान, व्यानावृत प्राण, अपानावृत प्राण, ऐसे आवरण जन्य भी रहता है संप्राप्ति, वो देखना पड़ता है। फिर वात का शमन करने की चिकित्सा करनी पड़ती है, रसायन औषधियों का प्रयोग बाद में हमें करना पड़ता है। और एलोपैथी में तो क्या करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट, जैसे सोया पाउडर, मछली, अंडा, ये खाने, अंडा खाने को देते हैं, सोया पाउडर, नट्स खाने को देते हैं। अगर अग्नि अच्छा है तो वो खाने को देते हैं, कि उनका ऐसा मानना है कि प्रोटीन अगर अच्छा रहेगा तो ये सारे जो डैमेज है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसमें हम चिकित्सा जब करते हैं तो इसमें हमें बल्य और बृहणीय, पहले दीपन पाचन अवलंबन करके धातुगत ज्वर की जो चिकित्सा बताइए, रक्तगत ज्वर की जो चिकित्सा बताइए, रक्तगत ज्वर, और वो हमें देखना पड़ता है सिम्टम्स के हिसाब से वो है कि नहीं है। मैं एक वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता हूँ, हर पेशेंट अलग होता है, और दीपन पाचन करके हमें घृत कल्पनाएं भी देनी पड़ती है, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि है, वात का प्रकोप है, तो हमें कुछ रसायन वाले घृत देने पड़ते हैं, जैसे जीवन इत्यादि घृत है, जीवनीय घृत है, ये बहुत अच्छा काम करता है। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकुली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि, मधु। महाकल्याण घृत देना पड़ता है, महापैशाचिक घृत, महापंचगव्य घृत, सारस्वत घृत, ब्राह्मी घृत, ये देना पड़ता है। या फिर विदारी कल्याण घृत, विदारी घृत, या नागबला घृत, या सारस्वत घृत देना पड़ता है। और इसी तरह से हमें, अगर हम रसकल्प देखें तो समीर पन्नग रस जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, समीर पन्नग रस है। फिर महावात वात गजांकुश रस है, महावात विध्वंसक रस है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज है, पूर्ण चंद्रोदय रस है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, त्रैलोक की चिंतामणि रस है, पंचामृत लौह गुगुल है। फिर इसमें पित्त का अगर हमें धातुपाक ज्यादा दिख रहा है तो प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल भस्म है। फिर पूर्ण चंद्रोदय है। फिर उसके बाद में सिद्ध मकर ध्वज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वसंत कुसुमाकर रस बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद जीवंत्यादि चूर्ण, उससे उद्वर्तन करना पड़ता है, जीवंत्यादि चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, और शीर धारा करानी पड़ती है पूरे बॉडी में, जैसे बलामूल शीर धारा, विदार्यादि शीर धारा। फिर शालिषष्टिक पिंड स्वेद। फिर अभ्यंग कराना पड़ता है, तो उसमें हम लोग
महामाश तेल का अभ्यंग कराते हैं, चंदन बला लाक्षादि तेल का करते हैं, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल का अभ्यंग करते रहना है, साल भर करते रहना है, करते रहना है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक होता है। फिर कार्पाथक्त्यादि तेल है, प्रसारण्यादि तेल है, या जो एनिमल्स का जो फैट होता है वसा, उसका अगर हम अभ्यंग करते रहे तो जैसे सुअर का जो फैट होता है वो मिलता है मार्केट में, एकदम वाइट रहता है, उससे अगर करते रहे तो हमें स्नेहन मिलते रहेगा, मज्जा में स्नेह जाएगा तो वो अपने आप हील करते जाता है। इस तरह से मुस्तादी यापन बचती है, सिरादी यापना बचती है, बलादी यापना बचती है, यापना या माधु तैलिक बचती है, बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें हम लोग स्वेद क्रिया बहुत डायरेक्ट नहीं देते हैं कि वो धातुपाक हो जाएगा, डायरेक्ट स्वेदन नहीं करते हैं। इसी तरह से इसमें हम लोग बहुत सारे काढ़े देते हैं, जैसे कि अष्टवर्ग कषायम का काढ़ा देते हैं, फिर सहचरादि कषायम देते हैं, फिर माश बला आत्मगुप्तादि कषायम देते हैं, रासना शुंठ्यादि, फिर विदार्यादि शीर कषाय शीर पाक देते हैं। फिर उसके बाद में रसोनादि वटी आवरण जन्य है तो रसोनादि वटी लशुनादि वटी देते हैं। फिर षडधरण चूर्ण देते हैं। फिर इसके बाद में पंचसम चूर्ण देते हैं, पिपली रसायन देते हैं, तो बहुत अच्छा रसायन तो हर चीज, शिलाजित रसायन है, लौह रसायन है, ताम्र रसायन है, पिपली रसायन है, लवंग का चूर्ण, अगर हमें कफ का आवरण निकालना है तो लवंग चूर्ण है, बला चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, गुरुचि सत्व देने से फायदा होता है। या फिर हम अवलेय में देखें तो अश्वगंधा अवलेय है, कुष्मांड रसायनम है, ब्रह्म रसायनम है, और ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। और कुटी प्रवेशिक रसायन अगर दे दिया तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है। नयोपेम रसायन और आतवरिष्ट देखे तो बलारिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट है, फिर द्राक्षा रिष्ट है, धनवंतरा रिष्ट है, देवदारवा रिष्ट है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताइए, इसमें हमें बृहणी करना है और ग्रहणी को ठीक करना है तो मज्जाधारा कला अच्छी होगी। आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, आपने वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया। इसमें पहले हम सबसे पहले तो पेशेंट के आने पर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये करेंगे कि वो सेंट्रल का नर्वस सिस्टम है या स्पाइनल का है, क्योंकि जी इस तरह के पेशेंट अपने को दोनों तरह के मिलते हैं। जो सेंट्रल का है उसके भी मिलते हैं और स्पाइनल के भी मिलते हैं। तो वहां से निर्णय करने के बाद में फिर उसके हिसाब से अपन बातनाशक चिकित्सा जो आपने बताई है वो सारी अपन कर सकते हैं। क्योंकि जिस जिस जैसे यदि आंख का है, कान का है और इस तरह की यदि वहां दिक्कत आ रही है तो उसको अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से उसके काम को करेंगे और उस पर ही अपन ज्यादा काम करेंगे। वैसे इसका जो रीजन मुख्य रूप से है वो एक तो तनाव तो है ही। तनाव के अलावा में दूसरा कारण होता है जो ये जो मदात बीमारी, दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनके उनके भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उनकी गृहिणी वगैरह दूषित होती है, क्योंकि मज्जाधारा कला का ये मुख्य रूप से वही है। और एलोपैथिक के हिसाब से देखें तो बसा अम्ल के द्वारा ही वहां का स्नेहन बनता है और उसी के द्वारा जो ये श्लेष्म कला होती है उसका निर्माण होता है। इसलिए अपन को स्नेहन का प्रयोग करना ही है, चाहे अपन नस्य के रूप में करें और चाहे अभ्यंग के रूप में करें, इसका प्रयोग अपन को करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पित्तनाशक जो चिकित्सा, जैसे आपने बताया क्षीर वाला तिल वगैरह का अपन प्रयोग करते हैं उसमें, क्योंकि पित्त और वात से ही उनका जो शोषण होता है और शोषण के बाद में ही कफ का क्षीण होता है। तो बस इसीलिए वो नर्व का जो लेयर है वो जगह जगह से कट जाती है और उसका उसी जगह इफेक्ट होता है। तो उसको अपन क्लियर करके कि स्पाइनल कोड का है या सेंटर का है, उसके हिसाब से अपन उसका निर्णय कर सकते हैं। और अभ्यंग उसके हिसाब से अपन उसके अंग की चिकित्सा आगे आगे बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से अपन करेंगे। यदि हाथ पैरों में यदि असर आ रहा है तो इसका मतलब स्पाइनल कोड से है, तो अपन स्पाइनल कोड पर ज्यादा असर ध्यान देंगे और साथ में मानसिक तनाव का ट्रीटमेंट तो अपन साथ में लेके ही चलेंगे। और यदि आंख का है, कान का है और जीभ का है, बोलने में दिक्कत होती है, तो ये अलग अलग तरह के पेशेंट इस तरह से मिलते हैं। और ये आपने जो 4 तरह के बताए उसमें अलग अलग हैं, क्योंकि किसी के तो होता रहता है और एकदम वो सही हो जाता है, फिर कभी आ जाता है अटैक, इस तरह का आता है। एक में कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा आराम मिलता है फिर बाद में हो जाता है। कई के ये कि एक बार तो बिल्कुल ही सही हो जाता है और बाद में फिर वापस हो जाता है। तो इस तरह 3-4 तरह का एलोपैथी में बताया और अपने यहाँ भी इस तरह के पेशेंट अपने को मिलते हैं सर। तो इस तरह से अपन को अलग अलग करके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसको आज की तारीख में यदि आयुर्वेद से ट्रीट करें अपन, तो आयुर्वेद के हिसाब से एक तो मैंने जो मेरे हिसाब से बताया, आप तो क्या ज्यादा इसके बारे में बता सकते हो। एक तो सिर का जो अनंत बात है उसमें इसके इसके काफी लक्षण मिलते हैं, क्योंकि उसमें सिर में कंपन वगैरह, हाथों में नाक में और भ्रू में, हनु में, इन सब में पीड़ा होती है।
तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। साथ में अपन जो स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से जो अपन बातें लोग बताते हैं उसके हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे है तो बात पित्त का ही, अपन को तो यदि दोष का देखें तो कहीं किसी भी नाम धरने की जरूरत ही नहीं है, अपन दोष के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर। जी। थैंक यू। और इसका हेतु अलग अलग रहता है सर। कभी कभी धातुगत ज्वर है, आवरण है, अलग अलग रहता है, तो अलग अलग चिकित्सा रहती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब ये बीमारी और ये चिकित्सा, ऐसा नहीं है। हमें पूरा हेतु, लक्षण, संप्राप्ति कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, ये सब पूरा देखना पड़ता है, तब समझ आता है। जी सर मज्जागत जो धातु है, मज्जागत जो दोष है, यदि ज्वर है मज्जागत, उसके लिए भी अपन को ट्रीटमेंट, वहां पर मज्जा का जो दूषित हुआ है उसको, वहां पर स्नेहांश की कमी शरीर में हुई है, उसी से सारी दिक्कतें होती हैं। वही दूषित हुई है, उसी को बढ़ाना है अपने को, और वो बिना बात के दूषित होगा नहीं। बात और पित्त ही उसको शोषित करते हैं, और उसी के कारण में उसका जो क्षय हुआ है वो जो बिना बिना पित्त के और बात के क्षय हो नहीं सकता किसी चीज का। यदि क्यों कब होगा तो क्षय होगा ही नहीं, कब तो सूखेगा ही, वो सुखाएंगे ही, वो उसको रुक्षण करेंगे उसका, उसके कारण ही वहां पर क्षय होगा सर। तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको 3 साल तक बुखार था और बाद में उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ था, और वो केन्या से आए थे, एनआरआई थे। उनके कोई रिलेटिव आर्मी में थे, तो वो आयुर्वेद का नाम सुन के मेरे पास आए। तो मैंने ज्वर का ही पूरा देखा कि 3 साल से ज्वर आ रहा था, और इतना ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो क्रोसिन है, कॉम्बिफ्लेम है, फिर क्या है, अलग अलग दवाइयां, डोलो है, इतने सारे स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक सब खाया हुआ था। तो मैंने उनका थोड़ा शोधन कराया, मृदु विरेचन कराया, त्रिवितलिहम वगैरह देके, और उसके बाद मैंने जय मंगल रस शुरू किया और स्वर्ण भूपति रस दिया। तो जय मंगल रस तो बहुत ही अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन में जहां ज्वर का हिस्ट्री है। हाँ, तो मुझे उससे फायदा हुआ। बाकी उसमें पिक्चर अपन में, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए सर। महेंद्र सर आपका म्यूट हो गया। सर वो बोल रहे थे बीच में, इसलिए मैं चुप हो गया था। मैं ये कह रहा था कि आपने जो बताया वो सही है, लेकिन अपन का जो, अपन यदि ज्वर की हिस्ट्री है तो ज्वर के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन उसमें अपन, जैसे आपने जयमंगल रस दिया, और साथ में जैसे अपन पटोल 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 मुलादी क्वाथ वगैरह देते हैं, या फिर अपन जैसे और जो महासुदर्शन वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो वो सारे प्रयोग जो हैं वो उसके हिसाब से ही अपन प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्वर का अंश है तो ज्वर के, भाई वो ताप का ही तो है, पित्त का, कि पित्त और बात के कारण ही दोष बढ़ रहा है। इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ, उसके मैं जनरली यदि अपन इसका नाम नहीं धरे कुछ भी, तो अपन को जो ये इसका क्षय का रोग है एक तरह से ये, और इसको शोष रोग में अपन लेके और उसके हिसाब से इसको ट्रीट करें तो कहीं कोई दिक्कत है इसमें आती नहीं पेशेंट में। बराबर। तो भेषज रत्नावली में जयमंगल रस बताया है, तो उसमें जयमंगल रस में क्या क्या है, तो हिंगलोत पारा है, शुद्ध गंधक है, सुहागे का खील है, ताम्र भस्म है, वंग भस्म है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, सिंधा नमक, काली मिर्च है, सब 1-1 तोला, स्वर्ण भस्म 2 तोला, कांतलव भस्म और चांदी भस्म 1-1 तोला। तो कज्जली बना के कूट कर और काष्ठौषधियां मिलाकर धतूरे के पत्र के रस की भावना देना है। हर सिंगार के मतलब पारिजातक के पत्तों का रस, दशमूल का क्वाथ और चिरायते की क्वाथ की 3-3 भावना देनी है। फिर बाद में भस्म मिला देना है, स्वर्ण भस्म, कांतलव भस्म और चांदी भस्म, और 1-1 रत्ती की गोलियां बनानी है। तो इस ये जयमंगल रस जो है ये हृदय, मस्तिष्क, वातवाहिनी, नाड़ियां, फुफ्फुस, इन सब पे बहुत अच्छा काम करता है, रसायन का कार्य करता है। और शरीर में बहुत दिन तक ज्वर रह जाए तो रस रक्तादि धातु और दोष दूषित निर्बल हो जाते हैं। तो और वहां कीटाणु भी रहती है, तो कीटाणुओं को मारने की शक्ति, रोकने की शक्ति नहीं रहती, हृदय कमजोर हो जाता है। तो विष प्रधान दवा देने से हम दे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जयमंगल रस बहुत शीघ्र लाभ करता है, और पेशेंट डरता भी है, घबराता भी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, और उसकी वजह से भयजन्य जो ज्वर है वो भी होता है, और उसमें वातवाहिनी नाड़ियां अस्थिर हो जाती हैं, साधक पित्त दूषित होता है, तो कभी कभी उन्माद जैसे भी सिम्टम आ जाते हैं। ऐसे में जय मंगल रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, मन पे भी काम होता है, साधक पित्त पे भी काम होता है। स्वर्ण माक्षिक और रजत भस्म है, ये क्या करते हैं, मस्तिष्क पे भी अच्छा काम होते हैं, रक्त का प्रसादन भी करते हैं, और शीतलता, पित्त की संप्राप्ति को ठीक करते हैं, रजत भस्म स्वर्ण माक्षिक, और धातु की परिपुष्टि करते हैं। स्वर्ण भस्म है तो विषग्न है ही, ताम्र भस्म, सिंधा नमक, काली मिर्च है, ये अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, धात्व अग्नि को अच्छा करते हैं। और धतुर पत्र स्वरस, हर श्रृंगार, दशमूल क्वाथ,
चिरायता का क्वाथ, इसकी भावना है। तो ये सूक्ष्म रूप से रोगोत्पादक दोषों का उल्लेखन करके उसको निर्मूलन, शोधन करके, शमन करके बहुत ही अच्छे से ठीक करता है। तो ये जयमंगल रस का बहुत अच्छा फायदा होता है अगर ज्वर का इतिहास है और उससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है तो। जी चलिए, कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी, बोलिए। वीना मैडम कुछ बोलिए। सर, मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट है एमएस की। तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। 40-42 साल की फीमेल पेशेंट थी, और वो मेरे पास इम्बैलेंस और भ्रम, चक्कर बहुत ज्यादा है, ये लेके आई थी। उसको जीर्ण ज्वर की हिस्ट्री मिली थी मुझे, और स्वेद बहुत आता है, और स्वेद के साथ साथ उसको और भी एक लक्षण था। उसका दुर्गंध स्वेद को बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये समझ के मांसगत या मेदगत ज्वर, ऐसा मैंने उसका मेदगत, और तम प्रवेश है, चक्कर आ रही है ज्यादा, तो मज्जागत ज्वर, ऐसा मैंने उसका निदान किया। और मैंने अन्य दवा के साथ गोजीवादी क्वाथ उसको दिया। और मैं कानडे डॉक्टर को बोल दिया कि और क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एमआरआई करके ले लो उसका। तो उसको एमआरआई को चिट्ठी दी, और बाकी ब्लड रिपोर्ट करने के लिए चिट्ठी दी, तो वो फिर आई ही नहीं मेरे पास। 6 महीने के बाद वो फिर मेरे पास आई। तो जब आई थी तो एलोपैथी का उसको डायग्नोस हुआ एमएस। और उसके बाद उसको प्रेडनिसोलान, मिथाइल प्रेडनिसोलान ले रही थी। बाकी दवा तो मुझे समझ में नहीं आई, यही सिर्फ मुझे समझ में आई, वो मैंने लिख रखी है। तो उसके बाद इतना डायग्नोसिस होने के बाद होगा क्या आयुर्वेद से, होगा क्या आयुर्वेद से। तो मैं बोली, मेरी एक पेशेंट पहले मैंने एक अगले साल ही मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं रिकवर कर पाई, और एक पेशेंट को, तो मैंने ये इसको दे दिया। तो यहाँ पे मैंने एमएस बोल के नहीं किया, क्योंकि पहले की हिस्ट्री मेरे पास थी ज्वर की। तो मैंने मेदोगत ज्वर और मज्जागत ज्वर ऐसा उसका निदान किया। और मैंने उसको पहले संजीवनी वटी शुरू की थी, उसके बाद वात विध्वंस, महावात विध्वंस, समीर पन्नक, दशमूल, भारंगी, ब्राह्मी, रासना का काढ़ा दिया था। और गोजीवादी क्वाथ फिर से मैंने दिया, क्योंकि मज्जागत ज्वर में गोजीवादी क्वाथ का रिजल्ट आता है। और उसको सौम्य विरेचन में देती रही। कभी कभी उसको ये द्राक्षा द्राक्षा यानी क्या बोलते हैं उसको, अंगूर, अंगूर मनुका, हाँ हाँ, मनुका मनुका। देती थी। कभी कभी उसको मैं हरितकी घृत के साथ काढ़ा लेने को बोलती थी, मगर घृत डाल के ही हरितकी का काढ़ा लेना है। उसके बाद में यानी कि मैं हमेशा उसको सौम्य विरेचन देती रही हूँ। और उसके बाद निरूह, दशमूल का निरूह दे दिया मैंने। अनुवासन भी बला सहचर का अलग अलग करके दे रही थी। और आमल की रसायन मैंने उसको शुरू कर दी। और तिक्तक क्षीरबस्ती मैंने 3 साल उसको तिक्तक क्षीरबस्ती दिए है, वो अभी अच्छी है सर। हाँ, तो आप जो बोल रही है ना, तिक्तक क्षीर बस्ती, ये एक रसायन का कार्य करती है। आपने बहुत सही बताया, तिक्तक क्षीर बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। एक डॉक्टर गौरी जोशी हैं, उन्होंने फेसबुक पे बोला है कि इसमें धातु पाचक काम करेगा, वसंत कल्प, रसायन, बाजीकरण, वयस्थापन, यापना बस्ती, जयमंगल रस, ये सब बता रही हैं और करता है। लेकिन क्या होता है ना, आजकल लोग हैं एलोपैथी के पास जाते हैं, वहां तो होता नहीं है ठीक। तो वो आयुर्वेद के पास आते हैं तो बोलते हैं आप चमत्कार करो, कितने दिन में ठीक करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, जैसे तलवार लटका के बात करते हैं। तो उनको बोलने का कि टाइम लगेगा, पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट आने में टाइम लगता है। हम इंप्रूवमेंट देंगे लेकिन टाइम मत पूछो। हो सकता है 4 महीने लगे, 1.5 साल लगे, 3.5 साल लगे, 10 साल लगे, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ा है। तो टाइम पीरियड नहीं बोलने का,
टाइम पीरियड बोलेंगे तो अगर आपने बोला 1 महीने में ठीक करेंगे, तो फिर 1 महीने में नहीं ठीक हुआ तो आप फिर वो तलवार, क्योंकि ये बहुत असाध्य व्याधि है और बहुत बड़ी बीमारी है ये, है ना। तो इसको अपने, क्योंकि टाइम लगता है, आप कितना भी दवाइयां देके चमत्कार करने का कोशिश करें, टाइम लगेगा ही लगेगा इसको ठीक करने में। चलिए आप कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। मुनमुन मगर प्रताप जी। पेशेंट की मानसिकता ऐसी रहती है कि इतने बड़े डॉक्टर कहते हैं कि कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, मेडिसिन खाती रहनी पड़ेगी, तो इतने छोटे आयुर्वेद वाले झाड़पाले के लोग कैसा अच्छा करेंगे। इसमें हमारी बहुत शक्ति पहले वेस्ट होती है उनको समझाने में। कोई तो बात क्या नहीं, जिसको करें। जिसको विश्वास है वो करता है, जिसको नहीं विश्वास है वो 100 बुराइयां निकाल के और छोड़ देता है। जिसको लेना है, और पेशेंट हमेशा डुअल नेचर के होते हैं। कुछ अच्छे पेशेंट भी होते हैं जो हमेशा आपकी बात मानेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं बात मानेंगे, और कुछ ठीक होने के बाद भी बुराई करेंगे। अलग अलग स्वभाव रहता है पेशेंट का, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसमें ना मानस रोग का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। कभी कभी डिप्रेशन में बहुत सालों से हैं, कोई ना कोई वजह से। अब किसी लड़की को कोई और से प्यार था, लेकिन उसकी शादी पेरेंट्स ने किसी और से करा दी, तो वो शोक में गई ना, डिप्रेशन में गई ना। या फिर उसका सपना कुछ और था कि मेट्रो सिटी में शादी होगी, और गांव के तबेले में जहाँ गाय भैंस है वहां उसको बिठा दिया, तो उसको डिप्रेशन आएगा। शहर की लड़की वहां, तो ये भी कारण होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मानसिक ज्वर, ये भी कारण हो सकता है। हमें वो भी देखना है, तो वहां शिरोधारा करना है, शिरोबस्ती करना है, और काउंसलिंग करना है। ऐसे बहुत सारा चिकित्सा, अलग अलग आयाम रहते हैं चिकित्सा है। कभी कभी हमें शीरबला तेल का अनुवासन मात्रा बस्ती, सहस्रादि तेल का देना पड़ता है, धानवंतर तेल का, फिर उसके बाद में मुस्तादी राज यापना बस्ती है, तो उसमें मार्कशीट 200 ml, लवण 15 ग्राम, शीरबला तेल 100 ml, सुकुमार घृत 100 ml, कल्क यष्टि मधु का कल्क 30 ग्राम, और मुस्तादी शीरपाक 300 ml, मांस रस 100 ml। इस तरह से सब 1 लीटर तक बना के मुस्तादी राज या अपना बस्ती देना पड़ता है रोज। कभी कभी हमें शिरोधारा करना है, तो शीरबला तेल, धानवंतर तेल, बलाश्वगंधा लाक्षादी तेल, वाताशिनी तेल, नारायण तेल का शिरोधारा या शिरो पिचू या शिरो बस्ती करना पड़ता है। और अक्षी तर्पण, आंखों में प्रॉब्लम तो नेत्र तर्पण में त्रिफला घृत, जीवंत्यादि घृत, नस्य है तो शीरबला तेल, सहचरादि तेल, रसायन में नागबला रसायन, वर्धमान पिप्पली रसायनम, लहसुन रसायनम, नारसिंह रसायनम, नारसिंह चूर्ण, ब्रह्म रसायनम, बहुत सारे ऐसे वेराइटी ऑफ मेडिसिन है। सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए मेडिसिन का। जी। एक भानुप्रिया कौशिक मैडम पूछ रही है कि जय मंगल रस कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जय मंगल रस भी रसकल्प भी है, स्वर्णकल्प भी है। तो जहां पारा गंधक होता है ना, उसमें 42 डेज देके, एक मंडल देके फिर ब्रेक करना चाहिए, 10 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद फिर देना है जहां पारा गंधक आता है वहां पे। जय मंगल रस का वो पूछ रहे भानु मैडम, भानुप्रिया मैडम। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलिए। जब आपके पास पेशेंट आएंगे ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो आपको लेना है वो केस। ऐसे नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डरना नहीं, लेना है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी, मानस चिकित्सा में क्या कर सकते हैं। शशि मैडम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद मेंटल डिसऑर्डर हो तो क्या करना चाहिए, आप बताइए। जितेंद्र कुमार भांजा, क्या आप कुछ, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आप बोल रहे तो बोलो प्लीज। नहीं, आप बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो एक्चुअली अधिकतर है सारे जगहों पर देखेंगे तो मेनली तो तम का ही है। तो तमस दूर करने के लिए अधिकतर मेध्य औषधियां तो देंगे ही। जैसे अगर बहुत एग्रीवेटेड पेशेंट है तब तो जैसे जटामांसी देना है, अब्राह्मी देना है, इस तरह की देना है, मतलब शीतवीर्य मेध्य द्रव्य देंगे। और अगर हमें लगता है बहुत पेशेंट डिप्रेस्ड कंडीशन वाला है तो हमें उष्णवीर्य मेध्य औषधियां देनी पड़ेगी, काउंसलिंग बहुत करना पड़ेगा। और सबसे पहले उसकी, जैसे मैम ने कहा, आपने भी बताया, मेन चीज होता है दिनचर्या ठीक करना और वॉक करना सनलाइट में, क्योंकि जो सनलाइट होती है एंटी डिप्रेसिव का काम करती है, तो डिप्रेशन उससे काफी ज्यादा सॉल्व होता है। फिर सोशल होना है उसको। और भी जो सदाचार, एक्चुअल में आचार रसायन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, आचार रसायन बहुत काम करता है, बट आचार रसायन को सही तरीके से पेशेंट को बताया जाए, उसके फायदे क्या हैं और कैसे कैसे वो अप्लाई कर सकता है,
क्योंकि आजकल मैं दर्शन पढ़ रही हूँ और दर्शन ही समझ रही हूँ। तो दर्शन में है, किसी दर्शन में ये चीजें हैं कि जितने आपके षड्रिपु होते हैं या और भी जो जो विकार है उनको कैसे कैसे दूर करना होता है। क्योंकि पेशेंट की ये जो वाला पार्ट होता है वो बहुत रेयर आपके सामने एक्सपोज होकर के बताता है या हमें पता चलता है। तो जैसे जैसे अगर हमें पता चल जाता है, क्योंकि कई बार हेतु ही नहीं निकलता है। अब जैसे वो वाला केस याद है ना, उस दिन रक्त पित्त वाला जो अल्सरेटिव वाला था, वो सामने से तो दिख रहा है रक्त पित्त का पेशेंट है और अधोग रक्त पित्त का है क्योंकि लोअर से निकल रहा है, लेकिन वजह क्या है वो जानना जरूरी रहता है हम लोग को। सो हम लोग चिक चिक करते रहते हैं जैसे आप बताते हैं। तो वहां पर मेरा तो वही कहना है कि मेद औषधियां देनी है, साथ में मतलब काउंसलिंग वाला पार्ट है। और अगर समझ में आता है कुछ और चीजें, जैसे कई बार होता है कि मैं पूजा पाठ भी समझ में आती है, बिकॉज आयुर्वेद में दैव पार्श्व चिकित्सा भी है। तो कई बार वो सारी चीजें भी पेशेंट को बतानी पड़ती हैं, या कई बार जैसे मैंने अपने एक अपस्मार के पेशेंट को बताया था पर्टिकुलर, शायद उस वक्त उसको जो मैंने देखा कॉम्बो, तो मैंने बोला कि भी गणेश जी का थोड़ा सा कर लो। इस तरह की चीजें भी होती हैं, क्योंकि मूलाधार जो चक्र हमारा है वो मेनली गणेश जी से गवर्न होता है। तो मानस दर्शन अगर करके हम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और अभी तक सर डायरेक्ट तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट नहीं देखा है, क्योंकि पहले जो देखती थी पेशेंट वो सारे एलोपैथिक माइंडसेट रहता था खतरनाक वाले को। अभी आयुर्वेद की डायग्नोसिस पहले नहीं करते थे, 5-6 साल पहले सिर्फ गायनी के पेशेंट्स का तो कर लेते थे और जगह छोड़ देते थे, और एलोपैथी वाला ही। तो अभी कुछ ऐसा आएगा तो फिर मैं और बताऊंगी। जी सर, ठीक है आपको सर। याद होगा आयुष दर्पण पे एक डॉक्टर आए थे, एमबीबीएस डॉक्टर, याद है आपको? आयुष दर्पण के तो सर सारे पेशेंट याद है। एक होता है कि जैसे वहां पर पैनल पर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जब हम खुद अनुभव मतलब करते हैं तब एक अलग सी बात आती है। हालांकि जितना भी आपने जो कुछ भी बताया है जैसे बहुत बढ़िया काम करता है, और बहुत सारी जगह मैंने यूज किया है, बहुत सारी जगह ठीक है अपना इंसान बुद्धि विवेक इस्तेमाल करता है, बट कई सारी जगह आपने बताया, चाहे अंजना मैम ने जो चीजें बताई हैं किया है, अच्छा रिजल्ट आया है। एक ही पेशेंट मतलब एक तरह के बहुत सारे ट्रीट कर लेता है तो अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी सर, बराबर, थैंक आपने यू। सही बताया। और आप ऐसा सोचिए कि जब किसी को बुखार आया, ठीक है, कोई भी कारण से बुखार आया, इन्फेक्शन से या कोई भी कारण से, वो एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर उनको दवाई देते हैं, बुखार को दबा दिया जाता है, पसीना आता है, बुखार उतर जाता है। फिर उसको कुछ दिन बाद फिर बुखार आता है, तो फिर दवाई खाते हैं, फिर दबा दिया जाता है, फिर बुखार आता है, फिर ऐसे जो चलते रहते हैं, पुनरावर्तक ज्वर बार बार आता है, या जीर्ण ज्वर, फिर वो और दोष बढ़ते हैं, फिर वो रक्त धातुगत ज्वर होते, विषम ज्वर में आते हैं, मतलब 24 घंटे वाला, या दिन में एक बार आने वाला, या दिन रात आने वाला, या फिर 2-2 दिन के बाद, उसमें भी फिर दवाइयाँ खिलाया जाता है। फिर उसके बाद फिर बुखार आ ही रहे, तो वो धातुगत ज्वर हो जा रहा है, ज्वर अंदर अंदर फैल रहा है, लेकिन डॉक्टर इसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि ज्वर क्यों आ रहा है, बार बार रिपीटेडली क्यों आ रहा है। तो इसमें शोधन शमन चिकित्सा करना है कि नहीं करना है, वो लोग का एक प्रोटोकॉल है, एंटीपायरेटिक दवाई दो और ज्वर को कम करो, पैरासिटामोल का वो लगा दो सलाइन जैसा, और ज्वर को तुरंत सबसाइड कर दो। लेकिन वो अंदर अंदर ज्वर कितना ज्यादा डैमेज करते जा रहा है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन तक ला रहा है, ये उनका साइंस आगे बात ही नहीं करता इस पे। धातु क्षय कितना ज्यादा हो रहा है, धातु पाक हो रहा है, पित्त प्रकोपित हो रहा है, ये सब बात ही नहीं होता है। तो हमें यही चिकित्सा सोचना है कि हमें शोधन करते जाना है, वृहण करते जाना है। और जीर्ण जो रहे तो वहां पे तिक्त क्षीर बस्ती, या सिद्ध घृत, महातिक्त घृत, वासादिघृत, बलादिघृत, पिपल्यादिघृत, जो ज्वर चिकित्सा में बताया है जीर्ण ज्वर के, वो कभी कभी देना पड़ता है। हाँ, मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, वसंत कल्पों का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। मनीषा मैडम आपने ठीक किया है ऐसे पेशेंट? मैम शायद बिजी हैं। वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए बोलिए मैम। हाँ सर, आपने जो पेशेंट अच्छे किए उसका रिकॉर्ड रखा है सर? हाँ रखा है, अब तो वो लोग मुझसे भी बात करते हैं, लेकिन उनको टाइम लगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने एक दिन में ठीक किया, मैं साईं बाबा नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, 2-3 साल तो जाएंगे ही ना उसमें। हाँ, उनको मैंने खुद कुछ टाइम किया और फिर सिखा दिया, फॉलो अप लेते रहा, दवाई देते रहा, ऐसे अच्छा। टाइम लगता है, लेकिन ठीक होते हैं पेशेंट, पूरा ठीक हो जाते हैं। और जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, जैसे 1 साल लेके उनको कंटाला आ गया, छोड़ दिया, तब भी उनका कंडीशन डेटोरिएट नहीं हुआ, फिर से मतलब कि खराब हो गया, ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि एलोपैथी में बिल्कुल ही मेडिसिन नहीं है। नहीं है तो नहीं है। हाँ। चलिए। सर प्रणाम, नमस्ते। जी ये बहुत अच्छा टॉपिक था सर, और आपने तो सब चीज़ बता दी है इसके बारे में, और अपने पेशेंट को जरूर हम लोगों से शेयर करिए सर। मल्टीपल तो नहीं, स्क्लेरोसिस के जो भी पेशेंट हैं वो तो मैंने किए हैं, बट एमएस के अब जो पेशेंट आएंगे तो आप जरूर करेंगे। और थैंक यू इतना अच्छा रिकमेंड करने के लिए सर। कोई भी और जब हम पेशेंट तो आप पेट यही लेते स्कैन हैं सर। करते हैं ना मैम, पेट स्कैन करते हैं ना, तो ये जैसे दिख रहा है माइलिन शीट डैमेज हुआ है, वो हमें जी दिखता है वो चीजें। या नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, उसमें दिखता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डीमाइलिनेशन हुआ है, दिखता है ये सब चीजें। जी जी जी, धातुगत जो व्याधियां हैं उसमें जीर्ण ज्वर में ये सारी चीजों को ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब तो जरूर करेंगे सर, एमएस के जो भी पेशेंट आ जाएं। और सर यही है कि लंबे समय तक पेशेंट रुकते नहीं हैं, बट जो आपने कहा ना कि स्टेबिलिटी तो रह जाती है, उनको लाभ तो बेशक होता है। जितना भी हम चिकित्सा करते हैं तो एक ये व्याधि और ज्यादा विकृत नहीं होती है, और वहां पर एक स्थिरता आ जाती है। जैसे अभी आज ही एक पेशेंट थी वो सर, जो अपनी बनारस वाली, तो हाँ। आज 7 डेज हुआ उनका, और व्रण काफी काफी हील हो गया है सर, और शोथ भी कम हो गया उनका। जो पूरी नीचे की विद्धि थी, पूरा बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता रहता था उनको। नहीं, एक कपड़ा थोड़ी देर में भीग ही जाता था, वो कम हो रहा डिस्चार्ज। और इतनी सारी वो वाइट पिटिकाएं थी, बोलती थी एकदम सुई जैसी एक पिनिंग होती थी। वो काफी चीजें मेरी ठीक हो गई, और पेन तो बिल्कुल कम हो गया। तो ये सब चीजें अब यही है, करते करते एक आध महीने में ये चली जाएंगी, तो फिर आगे हम लोग कैसे करेंगे, ये दिक्कत होती है मैडम ने जैसे बताया। जी। लेकिन हमें वो स्टेबल है अब। जी क्या है ना स्टेबल है, कि बोलिए। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं श्लीपत के हैं, तो हमें जी अपना धैर्य नहीं खोना है, जी और जी, अपना शास्त्र का विश्वास है वो नहीं छोड़ना है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बिल्कुल अगर हम ही होता है। घबरा जाएंगे तो सामने वाला सोचेगा कि क्या है, ये घबरा रहे हैं। जी जी जी। धैर्य नहीं नहीं खोना है। सर, अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका। मैं अभी एक फोटो भी डाली हूँ उसमें। हाँ। बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। जी और जो ब्लैक ब्लैक जो ऊपर थे उनके स्पॉट थे, नी जी जॉइंट से नीचे, वो भी काफी सब सब क्लियर हो गए वो। जी और सर अभी 2 दिन से मैं सरिसृप लेप भी कर रही हूँ, वो भी जी। बहुत अच्छा उनको उससे लग रहा क्या है, हो रहा है? सॉफ्टनेस में। सरसप लेप से क्या सूख रहा है क्या? हाँ सर, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मैं तो सरिसृप में ना थोड़ा सा सैचर भी मिला दे रही हूँ, क्योंकि आपका हाँ जो फार्मूला है वो क्लेद को कम करता है, फैट को कम करता है। हाँ हाँ। तो थोड़ा उसको सैचर और अपनी तरफ से इंक्लूड करके देखते हैं, कुछ दिक्कत होगा तो नेक्स्ट डे से बंद कर दूंगी। बट अच्छा रहा, हाँ पेनिक नहीं रहा उनको। और वो जो ग्रिप थे वो भी खुल गए उनके, करीबन आधा इंच पैर उनका बढ़ गया पूरा, ऐसे फिंगर भी नहीं मूवमेंट होते थे, वो भी अच्छा क्लियर हो गया सर। जी। बहुत आप मेहनत करना पड़ा लेकिन आपकी एक साथ में। खास बात है कि आप सारे चैलेंजिंग केस में करती हैं, कोशिश करते रहती है, और सफलता मिल जाती है। हाँ सर, ये तो है, हाँ। ये तो है सर। जी। वो परसों प्लेटफॉर्म पे आई थी वो आज ही। हाँ हाँ वही। हाँ हाँ, जी, अरे हाँ वाह, जी। वाह वाह, वाह हाँ, कितना उन्हीं का अच्छा वो ना। डालेंगे सर, हाँ जी सर। ग्रुप और में वो तो पूरा बहुत। उसका, सर ये लोग बताते नहीं है, इन्होंने जहां जहां घूमे हैं ना, हाँ। सारे डॉक्टरों ने बताया है कि इनका ये पैर काटना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वाह। और आप ठीक विदाउट करके उनको सर, चला देंगी, ठीक कर देंगी। विदाउट सर्जरी होगा नहीं। और वुंड की भी सर्जरी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि शुगर है, और ये फिर एब्सेस बनेगा, और ये फिर और जल्दी बढ़ जाएगा घाव। तो ये जी। अच्छा किया उन्होंने कि वुंड की सर्जरी नहीं की है, यहाँ तक पहुंच गए। हाँ अच्छा हुआ। जी, लेकिन तब भी अभी पेशेंट क्रेडिट नहीं देंगे जब तक पूरा ठीक नहीं होते, वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहेंगे। ठीक होके चले जाएंगे, कहेंगे आयुर्वेद से तो हो गया, बस हो हाँ, गया। और क्रेडिट नहीं। वहाँ छोटी सी चीज की उपलब्धियां लोग कितना सारा हाईलाइट करते हैं। हमने ये बोन की सर्जरी कर दी, हमने ये बोन को ऐसे ज्वाइंट कर दिया, इतना सारा करते हैं हाईलाइट। तो हम जी। लोगों का नहीं है, हाईलाइटिंग नहीं है, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दमदार नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी आ जाएगा सर, आ जाएगा। फ्यूचर अच्छा है। जी। जी। हाँ, जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए सर। जितेंद्र जी, आप थोड़ा नेटवर्क सर एरिया
आज बोलिए। आज सर सर अच्छा। हाँ सर। सर अभी आया सर। आ रहे हैं, हाँ। हाँ सर, ये बहुत अच्छा लगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में सुनने से। और वो आपने भी बहुत अच्छा बताया। और वो सर हमने तो मेरा प्रैक्टिस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक पेशेंट आया था मेरे पास, मेरा मुझे याद है। वो जर्मन का था। उनका पिताजी भी एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। आया था, हम जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे उस एरिया को दिखने आया था, तो चला आया मेरे पास और मुझे बोला कि वो केरल से ट्रीटमेंट हो रहा है और वो योगा भी कर रहा है। जो भी आप बताया उनका सब लक्षण था। उनको क्या दिक्कत हो रहा था, कभी कभी उनको जो रेस्पिरेशन ब्लॉक जा रहा था, वो उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता था। शायद उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, उनको जो नर्व सप्लाई किया है, उसमें ज्यादा स्क्लेरोसिस था। उनका भी ज्यादा भी स्किन डिजीज था, क्योंकि ये बहुत ले रहे थे जो स्टीरॉइड्स प्रेडिनिसोलन ले रहे थे। मैं उनका प्रेस्क्रिप्शन भी दिखा। और उस टाइम पर मेरा इतना ही नॉलेज नहीं था कि क्या उनको आयुर्वेद दवाई, जो भी मनीषा मैडम ने अभी बताया ना, जो पेशेंट आते हैं और बीना मैडम ने बताया आते, वो चैलेंज करते वो ठीक हो जाएगा। मुझसे 4-5 बार पूछा, तो मैंने उसको बोला ये नहीं मैं बोल सकूंगा ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास है आयुर्वेद में वो हो जाएगा। उसको मैंने 2-3 दवाई उस टाइम पे बताया था, जो भी आज आपने भी बताया। मैं सिर्फ उनको गुरुचि सत्व दिया था, लिख दिया था। और उसके साथ जो सिद्ध मकर ध्वज है उसको भी दिया था, और द्राक्षारिष्ट और वो सब दिया था। उन्होंने जर्मन से जाकर मुझे फोन किया कि उसे थोड़ा रिलीफ लगता है, लेकिन वो फिर मेरा कांटेक्ट में नहीं आया, तो उसको क्या हुआ मुझे सर पता नहीं। लेकिन आज मुझे इतना सर कॉन्फिडेंस आता है कि जो आपने बताया हम कि आयुर्वेद में हो सकता है, अपने शास्त्रों पर विश्वास रखना चाहिए। वही तो सर होता है जे कि मुझे ये सुन सुनकर शास्त्रों पर भरोसा मेरा बढ़ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी किसी भी व्याधि का, जो रेस्पेक्टेड मनीषा मैडम ने आज बताया कैसे वो फाइलेरिया का ट्रीटमेंट जो आपने उस दिन बताया था कर रहा है, और कितना अच्छा रिजल्ट उनको मिल गया। तो सर आज बहुत अच्छा लगा। और फाइनली तो जो हमारा मुनि ऋषि ने, जो आपने हर टाइम पर बोल रहा है कि शास्त्रों पर विश्वास करो, अपना ऋषि मुनि ने जो भी लिखा है उस पर ज्यादा विश्वास हमको करना चाहिए। जो भी शशि मैडम ने बताते थे कि दर्शन पढ़ रहा है, उनका जो प्रमाण पढ़ रहे हैं, जो हमारा आप्तोपदेश प्रमाण में है कि रजस्तमोभ्यंग निवृत्ता जो तप ज्ञान बले नजे जस्यम त्रिकालम ममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्त शिष्ट विबुद्धते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यं वक्षयन्ति से सदा कस्मात् सत्यम नीरजस्तम। रज एंड तम जो इनको छुआ नहीं था ना, जो हमारा मुनि ऋषि को जो उन्होंने बताई है, वो बिल्कुल सत्य है। अभी उनका प्रमाण हमको मिल रहा है उसे देखकर और आपसे सुन सुनकर। सर बहुत अच्छा लगा जो आपने हरिसन से और डाभिडसन से भी लेकर हमको आज समझा दिया, उसको को रिलेट कर दिया भी आयुर्वेद के साथ। बहुत सारा हमको नॉलेज मिला। और रेस्पेक्टेड मनीषा मैडम से, कंचन मैडम, बीना मैडम, महेंद्र सर, सबको सुन सुन के बहुत सार आज मुझे भी सीखने को मिला। बस इतना ही बताऊंगा। जब भी इस बार पेशेंट आएंगे इस तरह पेशेंट, हम उसको जरूर ट्रीटमेंट करेंगे जी। और भगवान के ऊपर भरोसा रख कर भी ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे शास्त्रों पर भी भरोसा रखेंगे। इतना सर जी। बताऊंगा सर। हाँ, और क्या है, मेरे आप तो मेरे गुरुजी हैं। मैंने अपने सर के क्लिनिक में पहले पेशेंट देखे जब मैं यूजी कर रहा था। फर्स्ट ईयर से ही मैं जाता हूँ सर के पास। तो वहां जब मैंने पेशेंट देखे, तो फिर मुझे जब मेरे पास पेशेंट आए तो मुझे डर नहीं लगता। फिर मैं पेशेंट ले लेता हूँ, करता हूँ। तो जो सर ने सिखाया है वो मैंने यूज किया। वही चीज मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। आप लोग भी करते रहिए, तो आप लोग को भी सफलता मिलेगी ही। कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना है। अपना धैर्य, दिमाग शांत रख के ट्रीटमेंट करते रहना है। पेशेंट अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकता है, पेशेंट गालियां भी दे सकता है, पेशेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें शांत रहना है और हमें अपना काम करते रहना है। जी। ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद कर दें। हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 9 बजे फिर मिलेंगे। सभी को थैंक यू, प्रणाम।
अब हम क्लिनिकल केस डिस्कशन वाला सेशन है 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।